नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात पर बीजेपी के लिए सब कुछ अनुकूल होता नजर आ रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जबरदस्त सफलता के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान 2024 में बीजेपी को 370 सीटें मिलने और एनडीए के 400 पार सीटें जीतने का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने भले ही बजट सत्र में 400 पार का नारा दे दिया हो, लेकिन उसे चुनावी नतीजों में तब्दील करना आसान नहीं है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के 400 पार सीट की राह में कई राज्य अड़चन बने हुए हैं, जहां पर कमल खिलाए बिना पीएम मोदी का सपना साकार नहीं हो सकता। पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी उसके अनुरूप मेहनत और काम भी कर रही है। रणनीति बनाई जा रही है और उसे जमीन पर उतारने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें भी की जा रही हैं। बीजेपी नेतृत्व बहुत सावधानी से चुनावी तैयारी कर रहा है और वह किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी की तुलना में ज्यादा सावधान, सचेत और साफ रणनीति के अनुरूप तैयारी में जुटा है। इसकी वजह यह भी है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है तो उस राह में बाधा बनने वाले राज्यों में राजनीतिक माहौल को अपने अनुरूप तो ढालना ही होगा। अब आइए आपको बता दें कि 400 पार में कहां अड़चन आ रही है। पीएम मोदी का जादू उत्तर भारत में भले ही लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी फीका है। उत्तर भारत में पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ने अधिकतम सीटें अपने नाम पहले से कर रखी हैं, जबकि साउथ में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी का कोई खास आधार नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के एनडीए के 400 पार की राह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब जैसे राज्य मुख्य बाधा बने हुए हैं। बिना इन राज्यों में कमल खिलाए लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। बीजेपी को इन राज्यों में कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी मुकाबला करना होगा। दरअसल बीजेपी पहले देश की करीब 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद अब उसकी नई गिनती 240 सीटों की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब, ओडिशा में कुल 177 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी 32 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की हैं, जहां पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में हैं। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन सीटों पर जीत के बिना पूरा नहीं हो सकता। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडुचेरी और लक्षद्वीप में 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी, जिसमें 25 सीटें कर्नाटक की और 4 सीटें तेलंगाना की थी। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास अपनी सीटों का इजाफा करना होगा। आइए आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी ने किस तरीके से सियासी समीकरण को दुरुस्त कर लिया है। कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके अपने सियासी समीकरण दुरुस्त कर लिए हैं। कर्नाटक में 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी ने 2019 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और एक सीट पर उसके सहयोगियों को जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 4 सीट है। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 8 सीटें हैं। 2019 में बात करें तो पंजाब की 13 सीटों में से 2 सीट ही बीजेपी के पास है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 सीट बीजेपी ने, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्वीकार्यता कर्नाटक छोड़कर किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकी। इसके पीछे एक बड़ी वजह हिंदी भाषी और हिंदुत्व छवि, उसके विस्तार में अड़चन बनी हुई है। बंगाल में पिछली बार की तुलना में इस बार कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में इसका मत प्रतिशत 41% से घटकर 22% पर आ गया था, जो पिछले लोकसभा चुनाव से लगभग 20% कम है। ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे स्थानीय नेता की अपनी लोकप्रियता है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का दबदबा है, तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का वर्चस्व कायम है। केरल की सियासी लड़ाई कांग्रेस और लेफ्ट के बीच केंद्रित है और वहां के सियासी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही है। पंजाब में सिख समुदाय की बहुलता बीजेपी के लिए बाधा बनी हुई है।
केरल और बंगाल में भी मुस्लिम वोटर करीब 30% के करीब हैं और दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय अस्मिता काफी हावी है, जिसके चलते बीजेपी को अपने लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। 2024 में 400 पार का जो गणित है वो कैसे सक्सेस होगा? 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 का आंकड़ा पार करने के लिए केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। ओडिशा में बीजेपी को 8 में से 12 सीटों तक अपने आंकड़ों पर जाने की जरूरत है। बंगाल में 2019 में जीती हुई 18 सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। पंजाब में बीजेपी पहली बार सभी 13 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसके चलते उसे 2 से बढ़ाकर अपनी सीटें 4 से 5 पर ले जाना होगा। बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है। बीजेपी ने कमजोर 2040 सीटों को 3-3, 4-4 चुनाव क्षेत्रों का क्लस्टर बनाकर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को उसका जिम्मा सौंपा है, जिन्हें इन मुश्किल सीटें निकालने के लिए हर संभव काम करने की आजादी दी गई है। इन लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और अमित शाह की बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा बीजेपी सारे कमजोर इलाकों में लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर समागम आयोजित करके केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित लोगों को गोलबंद करना शुरू कर दी है। बीजेपी इस बात को जानती है कि बिना इसके 400 पार का सपना साकार नहीं होगा। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जिस एकमात्र गैर बीजेपी बड़े नेता का चेहरा दिखाई दिया, वे तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू थे। माना जा रहा है कि कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी की नजर आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी के साथ गठबंधन करने की है, जिसका सियासी फायदा आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना में भी मिल सकता है। इसके अलावा तेलंगाना विधानसभा चुनाव हारने के बाद केसीआर अलग थलग पड़े हुए हैं, जिनके भी गठबंधन करने की चर्चा है। दक्षिण में बीजेपी तमाम साउथ के एक्टर्स को भी साधने की कवायद में है, क्योंकि उनका अपना सियासी ग्राफ है, जिसके जरिए ही शत्रपों से 2 हाथ करने की स्ट्रैटेजी है। देखना जरूर होगा 400 पार के आंकड़े को कैसे पूरा कर पाती है बीजेपी।